हेलो गाइस। व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब? मेरे को आज तो बता दो यार कि कैसी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। एंड प्लीज 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 कमेंट में बता दीजिए कि कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। क्या आपको मजा आ रहा है कि टेंशन हो रही है कि स्ट्रेस हो रहा है कि 2-3 महीने बाद हमारे एग्जाम्स है। जुलाई अगस्त सितंबर, यस 3 महीने बाद हमारे एग्जाम्स है ना। अ, 3 से ज्यादा महीना है, बट यस अभी थोड़ा 3 महीने लेके चलते हैं। डेज नहीं काउंट कर रहे, अभी हम महीने काउंट कर रहे हैं। ओके, सो 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं एग्जाम्स आने में। एंड हम फटाफट फटाफट अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो अभी हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स की क्लास लेने वाले हैं। एंड हम अकाउंट्स में आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम आज अकाउंट्स में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अभी तक क्या पढ़ा हमने? फोर फीचर और उसके क्वेश्चंस वाले सब सब कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक का नाम है री इशू ऑफ शेयर्स। टॉपिक का नाम क्या है? री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। री इशू ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय री इशू ऑफ शेयर्स? री इशू का मतलब क्या होता है? री इशू का मतलब वापस री इशू करना। री इशू का मतलब वापस इशू करना, ठीक है। री इशू का मतलब वापस इशू करना, किसको? शेयर्स को वापस इशू करना। ओके, कौन से शेयर्स को इशू करना? तो ये है हमारी कंपनी, ठीक है। थोड़ा आराम से समझते कंसेप्ट को, है ना, आराम से क्योंकि लास्ट के 2-3 कंसेप्ट ही बचे हैं। एंड हमारा ये शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाएगा, फिर डिबेंचर्स आएगा। ओके, तो डिबेंचर्स वैसे शेयर्स जैसा ही है ऑलमोस्ट, उसकी एंट्रीज वैसी ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ओपन समझ लेंगे। ये हमारी कंपनी है, मान लो कि इसका नाम है बदला कंपनी, ठीक है। ये हमारी कंपनी कंपनी का नाम है बदला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बदला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। बदला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और ये है इसका एक शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का नाम है मिस्टर वरुण, ठीक है। शेयर होल्डर का नाम है मिस्टर वरुण, ठीक है। अब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। अरे, लाइन सीधी नहीं बनती मेरे से, क्या है मुझसे प्रॉब्लम? लाइन सीधी नहीं बनती, कोई बात नहीं। इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, अप्लाई किया था, अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, ठीक है। 100 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इन्होंने इसको शेयर्स अलॉट कर दिए। पहले इसकी एप्लीकेशन आई, फिर इसको शेयर्स अलॉट कर दिए गए। क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उतने शेयर्स इसको अलॉट कर दिए, ठीक है। हो गया, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। इसने कुछ हद तक पैसा दे भी दिया था। इसने अभी तक कितना पैसा दिया है? इसने अभी तक एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, वो पे कर दिया। एप्लीकेशन पे 3 रुपए पे कर दिए। अलॉटमेंट की बारी है, अलॉटमेंट पे चाहिए था 2 रुपए, एंड कॉल पे चाहिए था 5 रुपए, ठीक है। 10 रुपए का शेयर था। इसने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम में इसे 3 रुपए दे दिए थे और शेयर उसको अलॉट हो गए। अब इन्होंने इन्होंने क्या किया? कंपनी ने कॉल किया अलॉटमेंट का, कॉल किया अलॉटमेंट मनी का, ठीक है। इन्होंने कॉल किया अलॉटमेंट मनी, ओके। इन्होंने बोला अलॉटमेंट मनी दो, इसने नहीं दिया, नॉट पेड, ठीक है। नहीं दिए, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। फिर इनने वापस कॉल किया, सबने दे दिया था, इसने नहीं दिया, ठीक है। इनने वापस कॉल किया, जो फाइनल कॉल था, और इसने वो भी नहीं दिया। इसने क्या नहीं दिया? इसने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना इसने कॉल का पैसा दिया। मतलब 7 रुपए इसने नहीं दिए, सिर्फ 3 रुपए देके छोड़ दिया। सिर्फ 3 रुपए देके छोड़ दिया, उसे 7 रुपए दिए ही नहीं, ओके। 7 रुपए दिए ही नहीं। अब अब सॉरी 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 सॉरी, है ना। एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, उनने कॉल कर लिया था उसके बाद, ठीक है। इन्होंने क्या किए? जो शेयर्स अलॉट किए थे, इन्होंने जो 100 शेयर्स अलॉट किए थे, allotted to वरुण, is forfeited, ठीक है।
उनने क्या किया, जो शेयर्स अलॉट किए थे वरुण को, उसको उनने कर दिया फोरफीट। उसने कर दिया, इन्होंने कर दिया, कंपनी ने फोरफीट कर दिया। ठीक है, फोरफीट कर दिया मतलब कि अभी जो उसके शेयर्स अलॉटेड थे ये कैंसिल हो गए, ये कल कैंसिल हो गए। अभी हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, अभी हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, अभी ये फोरफीट हो गया। ठीक है, बदला कंपनी ने जो फोरफीट किए थे 100 शेयर्स फोरफीट किए थे, इन्होंने क्या किया, अब शेयर्स फोरफीट हो गए हैं, शेयर्स कम हो गए हैं, हमारे जो शेयर कैपिटल में थे उसमें 100 शेयर्स कम हो गए, 100 शेयर्स कम हो गए क्योंकि फोरफीट हो चुके हैं। अब उसके नाम पे कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, उसके नाम पे कोई शेयर होल्डर ही नहीं, राइट। इन्होंने क्या किया, ये जो था, एक और बंदा था, ठीक है, एक और बंदा था, इसका नाम था मिस्टर एक्स, इसका नाम था मिस्टर एक्स। उनने क्या किया, ये जो 100 शेयर्स फोरफीट किए थे, इसको क्या कर दिए, रीसेल कर दिए, रीसेल कर दिए। किसको, मिस्टर एक्स को। इसने खरीद लिए, इसने जो पैसा था, अलॉटमेंट का पैसा जो था और जो कॉल का पैसा था, मतलब 7 रुपए जो था, इसने पे भी कर दिया। मान लो 7 रुपए में 10, इन्होंने इशू किया 10 रुपए में, ठीक है, इन्होंने इशू किया 10 रुपए में, तो इसने 10 रुपए पे कर दी। क्या किया, इसने 10 रुपए पे कर दिए। ओके, इसने पूरे के पूरे 10 रुपए पे कर दिए। इसने 7 रुपए में इशू किया, 7 रुपए पे कर दिए। जो भी इशू का प्राइस होगा XYZ, वो भी मान लेते हैं ना। इन्होंने 100 शेयर्स इशू किए, इसने 100 शेयर्स खरीदे। अब ये 100 शेयर्स का, शेयर्स को होल्ड करता है, अभी 100 शेयर्स को होल्ड करता है। इसने इश्यू करते टाइम अप्लाई नहीं किया था, इसको जो रीसेल हुए हैं इसने वो शेयर्स खरीदे, रीसेल हुए वो शेयर्स खरीदे। जो यही चीज है ना, ये जो चीज हुई है ना, ये जो चीज यहाँ पे हुई है, इसी को क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। इसी को बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। जो उनने शेयर्स फोरफीट किए थे, जो शेयर्स फोरफीट किए थे, उसी को वापस सेल कर दिया किसी और इंसान को और उसको शेयर होल्डर बना दिया, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो री इशू शेयर्स का क्या क्या कंसेप्ट निकला, कंसेप्ट ये निकला दैट शेयर्स forfeited are reissued in the market। ठीक है, it can be reissued at par, at premium and at discount। तीनों पे इशू हो सकता है। जो री इशू है, इट इज नॉट अनदर इशू, ये इशू नहीं है, ये क्या है, ये रीसेल है, रीसेल ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ये क्या है, फोरफिटेड शेयर्स को हम रीसेल कर रहे हैं, हम वापस इशू नहीं कर रहे, अनदर इशू नहीं है। अगर इशू होता तो हम डिस्काउंट पे इसको इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, राइट। बट जब एक बार शेयर्स फोरफीट हो गए हैं, फोरफीट हुए हैं, उसके बाद आप जब वापस उनको री इशू कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो, तो आप उसको डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो और पार वैल्यू पे भी कर सकते हो। तीनों तीनों चीजों पे कर सकते हो। क्या ये तीसरी बात आपको समझ में आई है? एक मिनट ना, मैं अपना वो खोल लूँ। एक सेकेंड, नोट्स ओपन कर लूँ अपने, 2 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। हम्म, 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 एक मिनट ना। बस 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
अगर आप इसको रिकॉर्डेड है, ये आप देख रहे हो, तो अब इसको आगे बढ़ा देना थोड़ा सा, आगे बढ़ा देना थोड़ा सा। या ओके, चलो आ गए हम, आगे आगे आगे। हम्म, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि शेयर्स जो आपने फोरफीट किए उन्हीं को आप री इशू करते हो मार्केट में, ठीक है। उसको एट पार कर सकते हो, एट प्रीमियम कर सकते हो, एट डिस्काउंट कर सकते हो, ठीक है, एट डिस्काउंट कर सकते हो। तो इनकी एंट्रीज क्या होगी, री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज क्या होती हैं? चलो जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं हर एक केस की, ठीक है। अगर आप अगर आप एट पार इशू कर रहे हो, पहला कि शेयर्स आर री इशूड एट पार, एट पार इशू कर रहे हो, तो क्या एंट्री पास होगी? आपकी नॉर्मल एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो भी आपने पार वैल्यू पे इशू किया है वो एंट्री हो जाएगी, वो एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये री इशू की एंट्री है। ये किस चीज की एंट्री है? ये री इशू की एंट्री है, सारी री इशू की एंट्री है। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट एट शेयर कैपिटल हो जाएगी, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, जो भी अमाउंट विथ अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू, उसके साथ, है ना, विथ अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू, ठीक है, ठीक है। हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये आप मुझसे पूछना, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें हम शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल ऐसे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ऑलरेडी इस शेयर पे कॉल कर चुके हैं, ऑलरेडी इस शेयर पे कॉल कर चुके हैं। जो जो कॉल इस शेयर्स पे ऑलरेडी फोर फीचर के पहले हो चुका है, ठीक है। फोर फीचर के पहले इस शेयर्स पे जो जो कॉल हो चुका है, तो वो कॉल हम नहीं कर सकते अब वापस, राइट। उसको हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल में डाल देंगे ना, एप्लीकेशन नहीं है। जो भी एप्लीकेशन का होता है, अलॉटमेंट का, तो शेयर कैपिटल में ही जाता है ना एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो कहाँ दिखता है? शेयर कैपिटल में दिखता है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट शेयर कैपिटल में ही एंट्री करते रही इशू की, उसको कहीं एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ वहाँ नहीं लेके जाते। डायरेक्ट शेयर कैपिटल में एंट्री करो, काम खत्म करो, डायरेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि हम वापस री इशू कर रहे हैं, एक बार वो इशू हो चुका था, उसको हम रीसेल कर रहे हैं, ठीक है, रीसेल। सेकेंडली, जब शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे री इशू होता है तो क्या एंट्री होती है? जब प्रीमियम पे री इशू होता है तो क्या एंट्री होती है? एक सेकेंड ना। हाँ, जब प्रीमियम पे इशू होता है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या हो सकता है इसका, इसका क्या हो सकता है, हमें पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू, कहाँ कहाँ प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है? प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है? प्रीमियम का पैसा जाता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्या डालेंगे अपन? जो भी प्रीमियम का अमाउंट था वो डालेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? नॉमिनल वैल्यू जो रहती है वो जाती है, नॉमिनल वैल्यू इसमें जाएगी। एंड बैंक में क्या जाएगा? बैंक में टोटल अमाउंट जितना रिसीव हुआ है, ठीक है। ये हो गई शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इन दोनों में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इन दोनों में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सबसे सबसे इजी एंट्री है रीइश्यू की, ठीक है। दिक्कत पता है कहाँ होगी? मैं बताती हूँ। दिक्कत आपको होने वाली है डिस्काउंट की एंट्रीज में। दिक्कत कहाँ होगी? डिस्काउंट की। व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, इसमें दिक्कत होगी। सिर्फ डिस्काउंट में दिक्कत होगी क्योंकि अभी तक आपने डिस्काउंट की एंट्री करी ही नहीं है, करी ही नहीं है, ठीक है। आपने प्रीमियम की बहुत एंट्रीज कर ली, आपने नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू पे जो होता है, एट पार इशू होता है, वो एंट्रीज बहुत कर ली। आपको पता है कि क्या होना चाहिए उसमें। शेयर्स जब री इशू होते हैं एट डिस्काउंट, इसकी एंट्री आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, इसकी एंट्री बता देती हूँ, फिर हम इसका कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, डिस्काउंट वाला, ठीक है।
इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो प्रीमियम तो क्रेडिट साइड कुछ नहीं आया, क्रेडिट कुछ होगा नहीं, मतलब डेबिट साइड इसकी इफेक्ट आएगी। डेबिट साइड किसकी इफेक्ट आएगी? डिस्काउंट की इफेक्ट डेबिट साइड में आएगी, है ना। किस नाम से आएगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? 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 डिस्काउंट पे इशू किया है मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट पे इशू किया है मतलब शेयर्स इशू करते टाइम क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम कहाँ से कवर करेंगे? इस लॉस को हम फोर फीचर अकाउंट से कवर करेंगे। मैंने बोला ना फोर फीचर अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, ठीक है। फोर फीचर अकाउंट में क्या पैसा जाता है? जो पैसा हमको रिसीव होता है ना, फोर फीचर करते टाइम पे हम क्या करते हैं, जो पैसा रिसीव हो गया है, रिसीव हो गया उसको जब्त करते हैं, है ना। फोर फीचर की एंट्री याद आ रही है? एंट्री क्या थी फोर फीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, है ना, एंड टू कॉल्स एंड एरियर्स जो भी रहते हैं, शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर फाइनल कॉल हो, जो भी अरियर्स रहते हैं वो। शेयर कैपिटल में जितना कॉल अप वैल्यू होता है वो जाता है, फोर्थ फीचर में जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो जाता है, और जितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है वो कॉल्स एंड अरियर्स में जाता है, ठीक है। ये एंट्री हमारी होती है नॉर्मली, मतलब शेयर फोर फीचर में पैसा रखा हुआ है जो हमने जब्त किया था। शेयर फोर फीचर में जो हमने जब्त करके पैसा रखा था, ठीक है, मनी दैट वाज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट इशू। फर्स्ट इशू जब हमने किया था, जब इशू किए थे शेयर्स को, जब जो भी पैसा हमको रिसीव हुआ, चाहे एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ, जितना भी पैसा था वो फोर फीचर में रखा हुआ था। अब उस अकाउंट का कुछ तो करोगे, उसमें जो पैसा रखा उसका कुछ तो करोगे। उसका काम कब आता है? उसका काम यहाँ आता है, उसका काम री इशू करते टाइम पे आता है। री इशू करते टाइम पे जो भी लॉस होता है, जो भी लॉस होता है डिस्काउंट पे जब री इशू करते हैं, जो भी लॉस होता है, हम उसको फोर फीचर के अकाउंट से सेट ऑफ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? उस लॉस को फोर फीचर के अकाउंट से क्या करते हैं? सेट ऑफ कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी डिस्काउंट की वजह से लॉस हुआ है, हम उसको फोर फीचर के अकाउंट से सेट ऑफ कर लेते हैं। समझ में आया? क्या ये लॉजिक क्लियर हो रहा है कि फोरफीटर में पैसा रखा हुआ था जो हमने जब्त किया था, जो जब्त किया था फोरफीट करते टाइम पे, वो पैसा वहां पे रखा था, है ना। वो पैसा रखा हुआ था, वो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है। इस उस एक्स्ट्रा पैसा करोगे क्या? जब री इशू करते टाइम पे लॉस हुआ है कहीं पे भी, हम वो पैसा फोर फीचर से सेट ऑफ कर लेंगे, फोर फीचर से सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आप समझते हैं कि हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आता है इसी में मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसेबल। कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो जब भी डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ठीक है। कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो जब भी आप री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो? आप मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसेबल कितना है ऑन री इशू फोरफीटेड शेयर्स, ठीक है। कितना? जितना अमाउंट, जितना अमाउंट फोरफीट किया था, अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स, जितना अमाउंट फोरफीट किया था उतना अमाउंट reissue shares or forfeited shares cannot be less than the amount not received by the company on the forfeited shares। चलो इसको यार ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे कंफ्यूज होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रखा है, ये क्वेश्चन निकाल के रखा है मैंने आपके लिए। हम्म, हम्म, एक मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा था आपके लिए, इसको एक सेकंड ना।
ठीक है, ये क्वेश्चन है जहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट या मैक्सिमम री इशू प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ओके, तो केस वन है। पहले तो अपन यहाँ पे एक टेबल बना लें जिसमें आपको मैं सब अच्छे से समझा सकूं कि कैसे इसको कैलकुलेट करें। ओके, टेबल में है केसेस का नाम, कौन सा केस है, दूसरा कितना अमाउंट फोरफीट किया गया था, अमाउंट फोरफीटेड, है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा मैक्स मिनिमम इशू प्राइस कितनी हो सकती है, मिनिमम री इशू प्राइस। ठीक है, यहाँ बस कॉलम्स हो गए, यहाँ बस कॉलम्स हो गए। यहाँ बस केस वन आ रहा है, केस वन आता है, केस वन बोल रहा है, पहले तो केस पढ़ लो, केस पढ़ लो। Star Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable at 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call, and balance on second and final call. तो बैलेंस कितना हुआ, 3, 4, 7, 8, 9, और ये बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना हुआ, 1 रुपए का हो गया। सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल कितने का, 1 रुपए का। और टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वर forfeited. Calculate the maximum permissible discount and minimum issue price at the end of reissue shares as fully paid up in each of the following cases. मतलब क्या, if shares were forfeited for non-payment of second and final call। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि शेयर्स जो हैं वो फोरफीट हुए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दी हुई थी कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैलकुलेट करो एट द टाइम ऑफ रीइश्यू शेयर्स एज फुली पेड अप। मतलब कि रीइश्यू हमने फुल्ली पेड अप पे किया, उसके बाद हमको कोई पैसा लेना बाकी नहीं है। फुली पेड अप पे री इशू कर रहे हैं, मतलब हमने एक बार जो री इशू कर दिया उसके बाद जो पैसा उस टाइम आ गया सो आ गया, उसके बाद हमें कोई पैसा लेना बाकी नहीं है। हम उसे फुल्ली पेड अप शेयर्स मानेंगे। क्या मानेंगे, फुल्ली पेड शेयर्स मानेंगे, उस पर और कॉल करना बाकी नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गई लाइन। चलो केस वन है, इफ शेयर्स ऑफ फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब कि कॉल पूरा कर चुके हैं, कॉल पूरा कर चुके हैं, और पैसा कौन सा नहीं दिया, सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो कितना अमाउंट फोरफीट किया होगा, एप्लीकेशन पे 3 रुपए आ चुका है, ठीक है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए आ चुका है, ठीक है। क्या फाइनल को यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो 1 रुपए है, क्या मैं इसको यहाँ पे लिखूं, नहीं लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा आया ही नहीं है। तो हम फोरफीट कैसे करेंगे, उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल का नॉन पेमेंट हुआ है तब जाके फोरफीचर किया, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल तो आया ही नहीं है, तो हम उसको फोरफीट कैसे करेंगे, जितना पैसा रिसीव होता है उसी को फोरफीट करते हैं। तो 9 रुपए हमने फोर फीचर में डाल दिया, 9 रुपए फोर फीचर में डाल दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड कितना होगा, इतना। कैसे, जितना अमाउंट फोर फीचर में गया है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। जितना अमाउंट फोर फीचर में गया है उतना ही डिस्काउंट आप दे सकते हो। ठीक है, 9 रुपए फोर फीचर के अकाउंट में है, 9 रुपए तक का लॉस मैं झेल सकती हूँ। कितना, 9 रुपए तक का लॉस मैं झेल सकती हूँ। ठीक है, 9 रुपए फोर फीचर के अकाउंट पे 9 रुपए का जो अमाउंट मैं झेल सकती हूँ। ठीक है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी होगी, 10 रुपए मेरा एक पर शेयर का वैल्यू है। ठीक है, और और 9 रुपए का डिस्काउंट मैं मैक्सिमम दे सकती हूँ। तो री इशू प्राइस मिनिमम कितनी की होनी चाहिए, मिनिमम 1 रुपए का री इशू तो होना ही चाहिए। मिनिमम 1 रुपए का री इशू तो होना ही चाहिए। री इशू प्राइस यहाँ पे क्या आ गई, मिनिमम 1 रुपए की आ गई, 1 रुपए की आ गई। क्या आपको समझ में आ रहा है, जितना फोर फीचर अकाउंट में पैसा है, फोर फीचर अकाउंट में कितना, 9 रुपए है, मैं उतना ही लॉस झेल सकती हूँ, मैं उतना ही डिस्काउंट दे सकती हूँ। ठीक है, तो क्या समझा हम इससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड कितना हो सकता है, अमाउंट दैट इज फोरफीटेड। जो भी अमाउंट फोरफीट किया गया था उतना अमाउंट पर डिस्काउंट दे सकती हूँ। जब मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट में 9 रुपए दे सकती हूँ, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी होनी चाहिए, 10 रुपए का एक शेयर है, 9 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती हूँ, तो 1 रुपए की रीइश्यू तो होनी ही चाहिए।
क्या ये बात समझ में आ गई? इससे इजी चीज तो आपको समझ में ही लॉजिक के साथ समझ रहे हो कि जितना फोर फीचर में पैसा गया उतना ही लॉस आप झेल सकते हो, उससे ज्यादा लॉस आप नहीं झेल सकते, उससे ज्यादा आप जेब से पैसा निकाल के नहीं दोगे डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो जितना फोर फीचर के अकाउंट में गया उतना ही लॉस आप झेल सकते हो। ठीक है, चलो, तो आगे आगे का चार पांच जो चार केस बचे वो भी कर ले फटाफट। सेकंड केस में बोल रहे हैं कि उन्हें नॉन पेमेंट किसका किया, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों का पेमेंट नहीं किया। मतलब उसे 3 रुपए एप्लीकेशन पे दिया, 4 रुपए अलॉटमेंट पे दिया, उसके बाद पैसा ही नहीं दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया ना सेकंड कॉल का दिया, तो उसने कितना पैसा दिया, 7 रुपए। तो मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हुआ, 7 रुपए का हुआ। तो मेरा मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी हुई, 10 - 7 रुपए, 3 रुपए की रीइश्यू प्राइस हो गई। ठीक है, क्लियर था। तीसरा केस, इफ शेयर्स वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब तीन अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी नहीं दिया, तो कितना पैसा दिया, सिर्फ 3 रुपए ही दिया है, सिर्फ 3 रुपए ही दिया है, फोरफीट 3 रुपए ही हुआ है। तो मैं कितना अलाउ कर सकती हूँ, सिर्फ 3 रुपए अलाउ कर सकती हूँ। मतलब कि मैं कितना री इशू कर सकती हूँ, मिनिमम तीन में कितने में करना पड़ेगा, मिनिमम 7 रुपए का री इशू तो करना ही पड़ेगा, 7 रुपए का री इशू तो करना ही पड़ेगा। इफ शेयर्स आर forfeited from non payment of allotment and first call, second and final call is not yet made। मतलब कि उन्होंने उन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड, मतलब सेकंड जो लास्ट कॉल थी अभी तक की ही नहीं गई है, लास्ट कॉल की ही नहीं गई है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमें उसके बाद कॉल करना ही नहीं है, चाहे सेकंड एंड फाइनल कॉल हो या ना हो, फर्स्ट कॉल हो या ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कॉल करना ही नहीं है। तो इन्होंने कितना कितना पैसा दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 3 रुपए आपने जब्त कर लिए। तो कितना आपका डिस्काउंट दे सकते हो, 3 रुपए का। एक शेयर 10 रुपए का होता है, 3 रुपए तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो, तो 7 रुपए आपकी मिनिमम रीइश्यू प्राइस होनी चाहिए। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है, चीज समझ में आ रही है कि 3 रुपए, एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, उस पे 3 रुपए आपके फोर फीचर में थे तो वहां से सेट ऑफ हो गए, बचे थे 7 रुपए जो अभी तक उस शेयर पे आपको मिले ही नहीं थे, बचे कितने थे, 7 रुपए जो उस शेयर पे आपको मिले ही नहीं गए, री इशू करते टाइम पे वो पैसा मिल गया, तो मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए मिल चुका है, पूरा का पूरा 10 रुपए मिल चुका है। फोर फीचर पे 3 रुपए था, वो भी हमने सेट ऑफ कर लिया, और 7 रुपए का हमने री इशू भी कर दिया, 7 रुपए का री इशू भी कर दिया। भले वो डिस्काउंट पे दिख रहा है कि हमने 3 रुपए कम में री इशू किया है, बट वो हम ऑलरेडी पैसा पुराने शेयर होल्डर से ले चुके थे। क्या समझ में आ रहा है? मतलब हमारे पास तो कोई नुकसान ही नहीं है, हमारे पास तो कोई नुकसान ही नहीं है, हमारे पास 3 रुपए ऑलरेडी पड़ा हुआ था, हमने वो यूज कर लिया अभी, एंड 7 रुपए हमने ले लिए सामने वाले से, एक्स से, ठीक है, बट उनके 3 रुपए पड़े हुए थे, एक्स से हमने 7 रुपए ले लिए, पूरे के पूरे 10 रुपए हमको मिल चुके हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट केस है, इफ शेयर्स ऑफ forfeited और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सिर्फ फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया ही नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, तो कितना पैसा आया, पांचवें केस में आपके पास 3 रुपए एप्लीकेशन का आया और 4 रुपए अलॉटमेंट का आया, उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, एंड सेकंड कॉल तो दिया ही नहीं है, सेकंड कॉल तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर 7 रुपए आ चुके हैं, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 7 रुपए का। तो आपकी मिनिमम इश्यू प्राइस कितनी होगी, 10 - 7 रुपए, 3 रुपए आपकी इश्यू प्राइस होगी। फुल्ली पेड अप है तो ये जो लाइन है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, ये आपको लेके चलना ही नहीं जब फुल्ली पेड अप री इशू शेयर कर रहे हो। शेयर्स कैसे री इशू कर रहे हो, फुल्ली पेड अप कर रहे हो, मतलब आपको आगे उस पर कुछ कॉल करना ही नहीं है, फुल्ली पेड अप शेयर्स है, आगे उस पर कोई कॉल हम नहीं करेंगे, आगे उस पर हम कोई कॉल नहीं करेंगे, जो अभी री इशू के टाइम पैसा आ गया उस शेयर्स पे वही फाइनल है, वही फाइनल है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब एक और चीज समझो, एक और चीज समझना इसमें, ये एंट्रीज अभी खत्म नहीं हुई है, 3 एंट्री तो रीइशू की हो गई, ये 3 एंट्री क्या हो गई, रीइशू की हो गई। अब 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 एक बात बताओ,
जब हमने पार पे इशू किया था और जब हमने प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है, जब हमने पार और प्रीमियम पे इशू किए हैं शेयर्स, तब फोरफीचर का क्या होगा, फोरफीचर अकाउंट का क्या होगा? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। जब हम पार पे प्रीमियम पे या कम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो फोरफीचर में कुछ तो पैसा बचा होगा। प्रीमियम में तो पूरा का पूरा पैसा बचा होगा, पार पे भी पूरा का पूरा पैसा फोरफीचर अकाउंट में बचा हुआ है, अकाउंट में बचा हुआ है। लॉस के टाइम पे तो हम उसको कहीं ना कहीं यूज भी कर रहे हैं सेट ऑफ करने के लिए। बट जब हम प्रीमियम और पार पे इशू कर रहे हैं तो फोरफीचर अकाउंट को हम कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे ट्रीट करके उसको कैसे बंद करेंगे? क्या वो लाइफ टाइम फोरफीचर अकाउंट पे पैसा दिखता रहेगा? सो नहीं, नहीं। जब देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फोरफीचर अकाउंट का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है जब फोरफीचर अकाउंट में पैसा बचा है। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे, दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, फोरफीचर अकाउंट का ट्रीटमेंट कब आएगा? वो तभी आएगा जब उसके जो शेयर्स है, मतलब शेयर्स हमने फोरफीट किए थे, 100 शेयर्स फोरफीट किए थे, जब तक ये री इशू नहीं होता तब तक इसको टच मत करो। जिस दिन ये 100 शेयर्स क्या हुए, जिस दिन ये 100 शेयर्स क्या हुए, री इशू हो गए, जिस दिन ये 100 शेयर्स री इशू हो गए, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब ये 100 शेयर जो फोरफीचर अकाउंट में पड़े हुए थे, वो हमने री इशू कर दिए, वो हमने क्या किए, री इशू कर दिए, तो अब हमें इसके अमाउंट का क्या करना है, अब सोचना पड़ेगा। री इशू के टाइम पे हम इसके अकाउंट का सोच सकते हैं। जो शेयर्स फोरफीट नहीं हुए हैं, हम उसको कुछ नहीं करते, हम उसको कुछ नहीं करते, वो वहीं पे रखा रहेगा। जब वो शेयर्स री इशू होंगे, तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर अकाउंट कब होता है? जब री इशू होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। व्हेन when all the shares, sorry, when all the forfeited shares are reissued, जब सारे के सारे जो फोरफिटेड शेयर्स थे वो हमने री इशू कर लिए, जो सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स थे हमने सभी री इशू कर दिए। 100 शेयर्स फोरफिटेड थे, 100 के 100 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो हम क्या करते हैं, जब एक बार री इशू हो गए, जो भी बैलेंस बचा है, बैलेंस लेफ्ट इन forfeiture account is transferred, जो बैलेंस बचा है forfeiture अकाउंट में is transferred to capital reserve account। समझ रहे हो? जो पैसा फोरफीचर अकाउंट में बचा है, हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एंड फोरफीचर का अकाउंट क्लोज कर देंगे। एक बार सारे के सारे शेयर्स री इशू हो गए और जो भी बैलेंस बचा है फोरफीचर अकाउंट में, हम उस अमाउंट को, जो बैलेंस अमाउंट है, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेज के खत्म कर देंगे, फोरफीचर अकाउंट को खत्म कर देंगे। अच्छा, जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ना, वो तभी होता है जब हमको व्हेन री इशू के टाइम पे, व्हेन ऑन री इशू, यार एक मिनट ना, व्हेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स गेन इज अकाउंटेड। ठीक है, जब भी गेन होता है, जब भी गेन होता है रीइश्यू के टाइम पे, तभी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में पैसा जाता है, तभी फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में पैसा जाता है। अगर हमने पूरा का पूरा फोर फीचर का अमाउंट रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट पे कर दिया, ठीक है, रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट पे कर दिया है ना, तो फोर फीचर अकाउंट में बैलेंस बचा ही नहीं, तो मतलब अब कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा ही नहीं। तो जब गेन होता है रीइश्यू के टाइम पे,
जब गेन अकाउंट होता है री इश्यू के टाइम पे, तभी कैपिटल रिजर्व में पैसा जाता है, तभी कैपिटल रिजर्व में पैसा जाता है। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री सिंपल होती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहले क्रेडिट किया था, हर एंट्री में हमने क्रेडिट किया, सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री में हमने उसको डेबिट करके फोरफीचर के अकाउंट को यूज किया था, है ना। फोरफीचर के अकाउंट में जो पैसा गया था क्रेडिट हो गया था, अब उसको डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे और उसका नरेशन लिख देंगे, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, गेन ऑन रीइश्यू मैं लिख देती हूँ, मैं गेन ऑन रीइश्यू इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ओके, चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये तो कब कब का केस था? जब सारे के सारे शेयर्स जो फोरफीट हुए थे, सबके सब रीइश्यू हो गए। ओके, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि मान लो हमने 100 शेयर्स फोरफीट किए थे, इसमें से सिर्फ 50 रीइश्यू किए, 50 अभी भी बचे हैं, अभी 50 बचे हैं। सो सेकंड केस आता है वही कि व्हेन पार्ट ऑफ forfeited shares is reissued। ठीक है, जब पार्ट ऑफ forfeited शेयर्स री इश्यू होता है, जब पार्ट ऑफ forfeiture, मान लो कि 100 शेयर्स री इश्यू किए थे, वो 100 शेयर्स forfeit किए थे, मैंने सिर्फ 50 शेयर्स जो हैं वो री इश्यू किए, सिर्फ 50 शेयर्स री इश्यू किए, मतलब 50 शेयर्स और बचे हैं री इश्यू करने के लिए। मैंने आपको क्या बताया था? जब शेयर्स री इश्यू हो जाएंगे, सिर्फ उतने शेयर्स का जो फोरफिटेड अमाउंट है हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिस दिन शेयर्स इश्यू हुए उसी दिन हम फोरफीचर अकाउंट को बंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें पूरे जो फोरफिटेड शेयर्स है वो रीइश्यू नहीं हो रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम भी जो पार्ट फोरफिटेड शेयर्स है सिर्फ उसकी एंट्री करते हैं, उसी को अकाउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं इसमें? हम ये करते हैं, पहली चीज तो कि द अमाउंट ऑन इन forfeited the amount on forfeited shares that have not been reissued, sorry, is retained in forfeiture account। मतलब कि जो शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए, सिर्फ 50 शेयर्स री इशू नहीं हुए ना, 50 री इशू कर दिए थे, 50 शेयर्स नहीं हुए थे, जो 50 शेयर्स के ऊपर का अमाउंट है हम उसको फोरफीचर अकाउंट पे रिटेन करके रखेंगे जब तक वो शेयर्स इशू नहीं होते, जब तक वो शेयर्स इशू नहीं होते। जिस दिन वो शेयर्स इशू हो जाएंगे, जिस दिन वो शेयर्स इशू हो जाएंगे, हम वो 50 शेयर्स का जो अमाउंट है फोरफीचर अकाउंट में उसको भी यूज कर लेंगे। एंट्री तो ऐसे ही होती है, एंट्री तो ऐसे ही होती है, एंट्री तो सेम यही रहेगी, आपकी एंट्री तो सेम यही रहेगी, पर अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट कम हो जाएगा। 100 शेयर्स पे नहीं हो रहा है, अब 50 शेयर्स पे हो रहा है, तो सिर्फ 50 शेयर्स पे जो हमको री इशू किया है उस टाइम पे जो गेन हो रहा है, सिर्फ उसी अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व पे भेजेंगे। ठीक है, अब अगर हमको कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट गेन ऑन री इश्यूड शेयर्स, जब पार्ट फोरफीचर, जब पार्ट री इशू होता है, फोरफीचर का कुछ पार्ट री इशू होता है, कुछ पार्ट री इशू होता है, तो हम गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि इस केस में, फर्स्ट केस में तो बहुत इजी है, सारे के सारे शेयर्स री इशू हो चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ पार्ट हमें करना ही नहीं है ना। यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनेट करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा? ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? चलो कैलकुलेशन बता देती हूँ। इसका कैलकुलेशन
एक तरीका जो होता है वो मैं आपको बस बता रही हूँ। कैलकुलेशन होता है टोटल अमाउंट फोरफीटेड, कितना अमाउंट फोरफीट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, कितने शेयर्स फोरफीटेड किए थे, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, कितने शेयर्स री इशू हुए हैं। ठीक है, दिस पहले ये कर लो, माइनस माइनस अमाउंट विथ विच forfeited shares account was debited at the time of reissue shares और रीइशू का डिस्काउंट, जितना भी हमने रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है उससे माइनस कर दो। इस कैलकुलेशन से आप इसका अमाउंट निकाल लोगे, आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट इससे निकाल लोगे, कितना हमको क्या करना है, गेन को कितना ट्रांसफर करना है, गेन को कितना ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, वो आप इस कैलकुलेशन से निकालोगे। चलो, ये तो मैंने आपको थ्योरी थ्योरी बताई। एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। एक क्वेश्चन से आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। मैंने आपके पास एक क्वेश्चन लाके रखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं बस नीचे ले आती हूँ। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। आप चाहो तो एक क्वेश्चन का कॉपी करके या लिख के कहीं पे भी कर सकते हो, है ना, या फोटो खींच के रख सकते हो, जो भी आप चाहो। एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन है, तिशा लिमिटेड forfeited 500 shares of rupees 100 each। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। इशूड एट 10% प्रीमियम, जो इशू हुआ था 10% पे, मतलब कि 100 + 10 रुपीज का शेयर था। 90 रुपीज कॉल्ड अप, कितना कॉल किए थे, 90 रुपए कॉल अप कर लिया, ऑन विच द शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30 पर शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। मतलब कि 90 रुपए कॉल अप कर दिया था, कॉल्ड अप कितना है, 90 रुपए, इसमें से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और इसमें से फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। दोनों कॉल कर लिए थे, ये कॉल था 30 रुपए का जिसमें 10 रुपए एडेड है, मतलब 20 रुपीज का कॉल था और 10 रुपए एडेड है। ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए भी नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए नहीं दिया। आउट ऑफ दीज 300 shares were reissued on for 80 per shares fully paid up। मतलब रीइशू कितना हुआ है, सिर्फ 300 शेयर्स को रीइशू किया 80 रुपए में, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। ओके, सबसे पहले तो यहाँ देख लो कि शेयर्स का क्या है। ठीक है, 500 शेयर्स को फोरफीट किया, फोरफीट किया है 500 शेयर्स को, कितने के हैं, 100 रुपए का एक शेयर है ना, 100 रुपए का एक शेयर। ठीक है, यहाँ पे इंटू नहीं लगा रही मैं इसको ना, 100 रुपए का एक शेयर है, इंटू 100। एक सेकेंड, फोरफीट किए हमने 500 शेयर्स, ये ठीक है। अरे चलो 2 सेकेंड रुक जाओ। फोरफीट किए मैंने 500 शेयर्स और मैंने री इशू किए हैं 300 शेयर्स एट 80 रुपीज। ठीक है, और ये फुल्ली पेड अप है, मतलब इसके बाद मुझे और कुछ पैसा नहीं लेना, इसके बाद मुझे और कुछ पैसा नहीं लेना। ठीक है, एक शेयर कितने का है, एक शेयर है 100 रुपए का, प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपीज का क्या है, प्रीमियम है। ओके, कॉल कितना कर चुके हैं, कॉल किया है रुपीज 90 का, 90 का कॉल किया है, एंड नॉट पेड, कितना पे नहीं किया है, नॉट पेड कितना पे नहीं किया है, तो रुपीज 20 प्लस रुपीज 10 ऑन अलॉटमेंट पे नहीं किया है। ठीक है, ये 90 है ना, एंड रुपीज 20 ऑन फर्स्ट कॉल, ये पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये 20 20 हो गए, 20 20 40, मतलब 50 रुपए का एप्लीकेशन मनी होगा, सॉरी, हाँ, 90 - 40 कितना होगा, 50 रुपीज, 50 रुपीज का एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना होगा, रुपीज 50 होगा। एप्लीकेशन पे इतना दे चुके हैं, 50 एप्लीकेशन पे दे चुके हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही था। चलो, सबसे पहले जो अपन फोर फीचर की एंट्री होती है वो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखती हूँ मैं।
जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली एंट्री मैं कर रही हूँ फोर फीचर की। ठीक है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर की एंट्री तो याद है ना, कि वो भी भूल गए। फोर फीचर की एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, साथ में प्रीमियम था। ठीक है, प्रीमियम था, तो प्रीमियम था तो हमें प्रीमियम जब पे नहीं होता है, प्रीमियम जब रिसीव नहीं होता है तो हम उसको डेबिट भी करते, क्रेडिट भी करते, राइट। जब प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है तब हम उसे कुछ नहीं करते, जब रिसीव नहीं हुआ है तब हम उसके साथ खेल करते हैं ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। और जो नहीं मिला है उसको कॉल्स इन अरियर्स में डाल दो, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में कितना पैसा लगता है? जितना कॉल अप किया है, मतलब कि 500 शेयर्स फोरफीट किए हैं, इनटू कॉल कितना किया है? 90 रुपीज कॉल्ड अप है, तो कितना हो गया ये? 45,000 हो गया। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ₹10 जाएगा पर 500 रुपए पे, 500 शेयर्स पे, है ना। तो ये कितना हो गया? 5,000 हो गया। शेयर फोरफीचर में कितना पैसा जाता है? जितना जितना रिसीव हुआ है, जितना रिसीव हुआ है, जितना रिसीव हुआ है। 20 रुपए अलॉटमेंट का नहीं हुआ है, 40 रुपए, 20 रुपए फर्स्ट कॉल का, मतलब 40 रुपए रिसीव नहीं हुआ है 90 रुपए में से। तो कितना रिसीव हुआ है? सिर्फ 50 रुपए ही रिसीव हुआ है एप्लीकेशन का, 500 शेयर्स पे, है ना। कितना हुआ ये हो गया हमारा 25,000। कितना हुआ? 25,000, है ना। कितना हो गया? 25,000। कॉल्स एंड एड्रेस कितने जाएंगे? अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का कितना? 30 रुपए, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम का है और 20 रुपए अलॉटमेंट का है। ये प्लस ₹20 फर्स्ट कॉल का, इसको इंटू करेंगे 500 शेयर से, तो कितना होगा? ये भी 25,000 ही आएगा। ठीक है, ये 25,000, 50 रुपए इंटू 500 शेयर्स, 25,000 कॉल्स में है, 25,000 शेयर्स फो फीचर अकाउंट पे। तो हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये अमाउंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये फो फीचर में कितना पैसा है? 25,000 का। अब करते हैं री इशू। अब करते हैं हम री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, हम 80 रुपीज पे री इशू कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, है ना। 100 रुपए का एक शेयर है, 80 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब कि 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या किया? 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, है ना। बट सिर्फ 300 शेयर इशू कर रहे हैं। प्रॉफिट कितने हुए? 500, है ना। प्रॉफिट कितने हुए? 500। चलो यहाँ पे पहले पहले एंट्री लिख लेते हैं कि हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। डिस्काउंट के टाइम की एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फोर फीचर से लॉस को सेटअप करेंगे, तो इसकी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल का तो अमाउंट इजी है, 300 शेयर्स पे कितना मिलना है? 300 शेयर्स पे पूरा का पूरा 100 रुपए ही मिलना है, 100 रुपए ही जाएगा। पूरा नॉमिनल वैल्यू से शेयर कैपिटल जाता है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे शेयर कैपिटल नहीं जाता। कितने पे जाता है? पूरे के पूरा नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू है हमारी, फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे फुली पेड अप माना जाता है। जो भी लॉस डिस्काउंट है, जो भी प्रीमियम है, आप प्रीमियम को प्रीमियम अकाउंट में डालते हो और लॉस को फोर फीचर अकाउंट सेटअप करते हो। बट कैपिटल में हमेशा 100 रुपए से ही जाता है, कैपिटल हमेशा 100 रुपए पे ही जाता है, उससे कम में नहीं जा सकते कि आप 80 रुपए डाल दो। तो ये तो अमाउंट हो गया 30,000। क्या हुआ? 30,000 में बाल में कुछ है क्या? कुछ लग रहा है क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा कि बाल में कुछ है। चलो, ठीक है, तो 30,000 ये हो गया। अब हमको ये निकालना है कि फोर फीचर में कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा ट्रांसफर होगा, है ना। अब हमने जो कैलकुलेशन ऊपर देखी थी, ये जो कैलकुलेशन निकाली थी, ये कैलकुलेशन किस चीज की थी? कि कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये जो कैलकुलेशन हमने निकाली थी, ये जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये हमें गेन कैलकुलेट करना था कि रीइशू के टाइम पे गेन कितना हो रहा है। ठीक है, रीइशू के टाइम पे गेन कितना हो रहा है। तो चलो हम यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे निकालते हैं गेन
ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम गेन निकालेंगे री इशू ऑफ शेयर्स का। ओके, अच्छा, बैंक में कितना पैसा जाएगा? 300 शेयर्स पे 80 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 80 रुपए, है ना? रीइशू के टाइम के पैसा कितना है? रीइशू हमने किया 80 रुपए पे, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 80 रुपए आएगा 300 शेयर्स पे। ये तो क्लियर है। कितना आएगा? 80 रुपए आएगा 300 शेयर्स पे, तो ये कितना हो गया? 24 हजार, है ना? अब फोर फीचर वैल्यू डालनी है तो इसका बैलेंसिंग फिगर डाल दो यहाँ पे। पहले तो एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे डाल दो। 30 हजार माइनस 24 हजार, मतलब फोर फीचर में कितना गया? 6 हजार। ये हमारे काम आएगा, ये हमारे भी काम आएगा। ठीक है, ये हमारे काम आएगा किस चीज के लिए? इतना हमने क्या किया है? इतना हमने डिस्काउंट दिया है, इतना हमने डिस्काउंट दिया है। ये अभी गेन कैलकुलेट करते टाइम पे काम आएगा। ठीक है, तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स की पहले एंट्री कर दो, उसके बाद गेन की एंट्री करें, क्योंकि अब हमको ट्रांसफर करना है अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में। अब हमको ट्रांसफर करना है अमाउंट कैपिटल रिजर्व में। उसके लिए प्रपोर्शनेट है, तो 500 शेयर्स थे, 300 हमने क्या किया? अच्छा, गेन ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स में जरा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि हमने फोरफीट किए हैं 500 शेयर्स, है ना? इसमें से जो हमने 300 शेयर्स थे उसको क्या कर दिया? री इशू कर दिया, है ना? एंड 200 शेयर्स बैलेंस्ड लेफ्ट इन फोर फीचर अकाउंट। 200 शेयर्स अभी भी फोर फीचर अकाउंट में बचे हुए हैं, तो हम सिर्फ कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? हमारे पास फोर फीचर अकाउंट में 25 हजार रुपए है। फोर फीचर अकाउंट में कितना अमाउंट है? 25 हजार का अमाउंट है। 25 हजार में से 300 शेयर्स का 300 शेयर्स को दे दो, 200 शेयर्स का 200 शेयर्स को दे दो। अब ये निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन फोर फीचर। ठीक है, कितना अमाउंट टोटल रिसीव हुआ है? 25 हजार रुपए रिसीव हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीट कितने हुए? 500। ठीक है, इनटू कितना रीइशू किए हमने? कितने शेयर्स रीइशू किए? 300। ठीक है, और कितना डिस्काउंट दिया है? 6000 का डिस्काउंट दिया है। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 5 5 20, 5 5 25, 5000 इंटू 3, 5 3 15,000 माइनस 6000। सबसे पहले आप ब्लॉक, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हो, फिर 6000 से माइनस करना। ठीक है, कितना होगा? 9000 रुपीज। ये क्या है? ये हमारा गेन है। ये क्या है? हमारा गेन है। ठीक है, फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा था? फोर फीचर अकाउंट में 25 हजार था। कितना था? 25 हजार था। हमने डिस्काउंट दे दिया कितने का? 6000 का। ठीक है, गेन हुआ है हमको कितना? 9000 का। तो बचा कितना अमाउंट है? 25 में से 15 गए, 10 हजार बचा है। ये कहाँ पे बैलेंस है? ये अभी भी बैलेंस किस में है? फोर फीचर अकाउंट में बैलेंस है। ये 10 हजार रुपए किस शेयर्स का है? ये 10 हजार रुपए 200 शेयर्स का है। 200 शेयर्स का है। ठीक है, 10 हजार रुपए 200 शेयर्स का है। जब ये 200 शेयर्स को हम रीइशू करेंगे ना, तब ये 10 हजार रुपए यूज किया जाएगा। जब हम ये 200 शेयर्स को इशू करेंगे ना, तब 10 हजार यूज किया जाएगा। अच्छा, इसको एक बार ना हम सिर्फ फोर फीचर का जो 500 शेयर्स 25 हजार रुपए है ना, इसको यहाँ प्रोपोर्शनली बांट के देखते भी है। इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनली बांट के देखते भी है। 25 हजार में से, ठीक है, 25 हजार में से, एक मिनट ना, एक सेकेंड। ठीक है, रुको, मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ नीचे कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह बच जाए। ठीक है, तो हमको ये रीइशू में देखना है कि इसके पास फोर फीचर का कितना बैलेंस होता और इसके पास कितना फोर फीचर का बैलेंस होता। तो 25 हजार इंटू 300 शेयर्स डिवाइड बाय 500 टोटल हुआ, और इसका कितना हुआ? 25 हजार इंटू 200 शेयर्स डिवाइड बाय 500। तो आपको प्रोपोर्शन पता चल रहा है कि कितना कितना है ना? किसका कितना कितना है? इसका कितना हुआ?
इसका हुआ 5 1 5, 5 5 25, तो इसका हो गया 15,000 रुपए। इनका मतलब 300 शेयर्स पे हमने 15,000 रुपए फोरफिट किए थे, है ना, 300 शेयर्स पे 15,000 फोरफिट किए थे। और इसका हो गया 5 2 10, 10,000 शेयर्स, 10,000 रुपीज हमने 200 शेयर से फोरफिट किए थे, तो उतना ही बैलेंस आया। 15,000 को हमने यहाँ पे कर लिया और 10,000 का भी फोरफिचर बैलेंस लिखा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एंट्री, सेकेंड एंट्री होगी रीइश्यू शेयर्स की। गेन समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होता है। अब हमारी तीसरी एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ फोरफिचर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर एंट्री करेंगे, ट्रांसफर एंट्री करेंगे, सिर्फ 300 शेयर्स पे ट्रांसफर एंट्री करेंगे। 200 शेयर्स की जो वैल्यू है 10,000 रुपीज, वो भी फोरफिचर अकाउंट पे रहेगी। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको वर्किंग नोट जो है वहां पे मिल जाएगा। कितना हो रहा है, 9,000 गेन था, तो 9,000 गेन यहाँ डाल दो। अब 9,000 हमने यहाँ फोर फीचर में डेबिट कर दिया है, 6,000 रुपए हमने यहाँ डिस्काउंट के टाइम फोर फीचर में डेबिट कर दिया है ना। तो मतलब टोटल 15,000 यहाँ से निकल चुके हैं। फोर फीचर में कितना पैसा बचा, सिर्फ 10,000 रुपए का पैसा बचा है, जो कि 200 शेयर जब रीइश्यू होंगे तब हम उनको यूज करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई, वापस जाओ फिर देखो, वापस जाओ फिर देखो, ठीक है। और दिक्कत नहीं है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन रीशो के और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और थोड़ी जो कहानी है वो क्लियर हो जाएगी। बट आई थिंक आपको अभी काफी हद तक मोटा मोटा क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अपन डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, और क्लैरिटी हमें होगी, बट यहाँ तक का समझ लो, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।